हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और अपनी सीरीज एनपीओ में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर पहुंच गए हैं। सो नाउ वील बी टेकिंग अप अ फ्यू मोर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर ऑफ preparing income and expenditure account and balance sheet. So we have the second question with us. We are given receipts and payment account for Defence Club for the year 31st March 2020. So on the receipt side we have the balance, subscription. We are given this for the last year, current year and next year. Rent of hall, surplus from entertainment, sale of old newspaper, sale of furniture. We are given book value and selling price. We can easily see that it's a case of profit on sale, right? On the other side देखो salaries, general expenses, electricity charges, books एक fixed asset होती है, क्योंकि books जब हम खरीदते हैं वो हम अपने पास रखते हैं, so they are subject to depreciation. Newspaper, normal expenditure. Expenses on distribution of prizes. Now it's a specific activity. You are giving prizes. So हमें ये देखना पड़ेगा कि प्राइज का कोई फंड है. अगर प्राइज का फंड है तो ये एक कैपिटल ट्रांजैक्शन है, फंड बेस्ड ट्रांजैक्शन है, फंड में जाएगी. और अगर कोई फंड नहीं है फिर ये नॉर्मल ट्रांजैक्शन है. देन वी आर गिवन द क्लब हैज 50 मेंबर्स ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 25,000. ओके, सो इट इम्प्लाइज दैट हमें इंफॉर्मेशन अलग तरह से दे दी, नंबर ऑफ मेंबर्स दे दें. जब भी रेट गिवन हो हम इनकम डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं. सो सब्सक्रिप्शन इनकम हम डायरेक्टली देख सकते हैं. 50 इंटू 25,000 होगी, सो 12,50,000 होगी. और क्योंकि हमें मिली है करंट ईयर में 10 लाख, राइट, इसका मतलब बाकी का जो डिफरेंस है वो हमारा आउटस्टैंडिंग होगा. सो जब भी हमें रेट गिवन होता है तो हमें आउटस्टैंडिंग सॉल्व करना होता है. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर 2019 3 लाख, इसको भी रिलेट करो. जो भी इंफॉर्मेशन पहले से गिवन है उन्हें रिलेट करके कंक्लूड करो कि क्या है. सो अगर आउटस्टैंडिंग 3 लाख थी बट हमें मिली है 2,50,000, इट मीन्स एंड में हमारे पास लास्ट ईयर का भी 50,000 बैलेंस अभी आउटस्टैंडिंग रहता है. सो इस ईयर में, इस ईयर का आउटस्टैंडिंग तो है ही, लास्ट ईयर का भी आउटस्टैंडिंग है. Then we are given salaries outstanding 1 lakh. Salary paid for during this year includes 1,50,000 for the last year 2019. It means ये आपका क्या हो गया, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग, और 1 लाख है करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग. सो सैलरीज में एडजस्टमेंट है. अदर बैलेंसेज आर बिल्डिंग गिवन है, फर्नीचर, ओपनिंग बैलेंस इज गिवन, क्लोजिंग इज नॉट गिवन. सो क्लोजिंग बैलेंस कैसे आएगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, एडजस्टमेंट्स करेंगे. फर्नीचर की ट्रांजैक्शंस एक बार फटाफट चेक कर लो. फर्नीचर 10 लाख बैलेंस है. एनी परचेज, एनी सेल, यस यू हैव अ सेल, सो सेल भी एडजस्ट होगी और डेप्रिसिएशन भी. देन यू हैव प्राइस फंड. ओके, सो प्राइस फंड गिवन है, इसका मतलब ये जो प्राइजेस में एक्सपेंडिचर किया है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया और ये फंड में एडजस्ट होगा. ओके, सो इट इज नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नाउ. डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इज 10%. जब भी ये रेट परसेंट दिया होता है तो आपने 11th में पढ़ा होगा, परसेंट का मतलब होता है फ्लैट रेट. सो ये फुल डेप्रिसिएशन चार्ज होता है परचेज पे और कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता सेल पे. नाउ वी आर टू क्लोज द बुक्स बाय प्रिपेयरिंग दीज अकाउंट्स. सो लेट अस स्टार्ट विद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. सो इन द बुक्स ऑफ डिफेंस क्लब we are to prepare, I am using abbreviations, okay, for the sake of saving time, but वैसे हमें पूरा लिखना होता है. For the year ended 31st March 2020. okay, so quickly हम इसका फॉर्मेट बना लेते हैं. फॉर्मेट इज नाउ नोन टू यू. ये आपकी टिप्स पे होना चाहिए कि इस अकाउंट की 2 साइड्स होती हैं. ओके, और हर साइड में 2 कॉलम्स, एक अमाउंट के लिए. सो दिस इज क्रेडिट साइड, दिस इज डेबिट साइड. इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सो दिस इज ऑन इनकम and the amount, and this is for expenditure.
ठीक है ना, लेफ्ट साइड एक्सपेंडिचर की होती है और यहाँ राइट साइड में इनकम लिखते हैं। अब अकाउंट बनाने से पहले हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा प्रिलिमिनरी वर्क करना है। प्रिलिमिनरी वर्क क्या होता है, वी आर टू आइडेंटिफाई रेवेन्यू ट्रांजेक्शंस। आपको 2 गोल्डन रूल याद रखने हैं। नंबर 1, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इंक्लूड्स ऑल ट्रांजेक्शंस, बट इसमें से रेवेन्यू ट्रांजेक्शंस यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आती हैं और कैपिटल ट्रांजेक्शंस बैलेंस शीट में जाती हैं। सो हमें रेवेन्यू पिक करनी है, दिस इज फर्स्ट रूल। सो रेवेन्यू क्या क्या है, सब्सक्रिप्शन इज ए रेवेन्यू ट्रांजेक्शन, जो भी रेगुलर में है, रूटीन में है, नॉर्मल है, वो रेगुलर आपका रेवेन्यू है। ओके, रेंट फ्रॉम हॉल, सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट। अब क्योंकि एंटरटेनमेंट नाम से कोई फंड नहीं है तो ये भी रेवेन्यू ट्रांजेक्शन है। ओल्ड न्यूज़पेपर रेगुलर है, न्यूज़पेपर खरीदते हैं, बेचते हैं पुराने। ओके, ये कैपिटल है, बट इसका इंसिडेंटल अमाउंट क्या है, प्रॉफिट, वो आएगा। सैलरी, जनरल एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये सारे रेवेन्यू हैं। बुक्स हो गई आपकी कैपिटल, न्यूज़पेपर्स रेवेन्यू चार्ज। प्राइजेस, नाउ प्राइजेस जो देते हैं ये आप अगर कोई क्लब हो, नॉर्मली हमारे टूर्नामेंट्स होते हैं, प्राइजेस जाते हैं, लेकिन अगर इनका फंड अवेलेबल हो तो ये फिर फंड में एडजस्ट होते हैं अप टू द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड। अगर आपको इसमें कोई भी समझने में दिक्कत आ रही है, आप जस्ट गो बैक टू द प्रीवियस वीडियोस। तो मैंने पीछे वीडियो डाला होगा फंड बेस्ड अकाउंटिंग का, और एक और वीडियो है स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस। ओके, तो उनको ध्यान से आप समझ लीजिए। यहाँ मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, कोई भी एक्सपेंसेस जो जिसके लिए फंड होता है वो फंड में से एडजस्ट होते हैं। सो ये प्राइजेस जो दे रहे हो, प्राइस फंड अवेलेबल है, ठीक है। सो ये एक्सपेंसेस फंड में से जाने चाहिए टू द एक्सटेंट पॉसिबल। फंड आपका 5 लाख का है तो 5 लाख तक के एक्सपेंसेस इसी में जाएंगे। हाँ, अगर आपके एक्सपेंसेस एक्सीड कर जाते हैं फंड के टोटल अमाउंट से, फिर वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता है। सो यू हैव गॉट 1 लाख एज एन एक्सपेंडिचर, फंड 5 लाख है, तो इजी है, पे हो सकता है, नो इश्यू। रेस्ट इज द बैलेंस। ये हो गया पहली चीज। तो पहला रूल क्या था, रेवेन्यू ओनली। सो ये रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस यहां जाएंगी और ये कैपिटल ट्रांजैक्शंस बैलेंस शीट में जाएंगी। सेकेंड रूल है अमाउंट और बेसिस। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनता है कैश बेसिस पे, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट ये बनती हैं एक्रूवल बेसिस पे। एक्रूवल बेसिस का मतलब होता है कि आपको आउटस्टैंडिंग प्री पेमेंट्स एडजस्ट करनी है और अमाउंट रिलेटिंग टू करेंट ईयर ही लिखना है। दैट इज इनकम अर्नड फॉर द ईयर वेदर रिसीव्ड और नॉट, एंड एक्सपेंसेस एक्सपायर्ड फॉर द ईयर, एक्रूड फॉर द ईयर, वो लिखने होते हैं। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स इन इनकम ऑफ द ईयर और एक्सपेंडिचर ऑफ द ईयर, सो आप अपना अगेन गो बैक टू द प्रीवियस वीडियोस। तो जहां मैंने आपके अदर एक्सपेंसेस इनकम डाले हैं वहां पे आप इसको समझ सकते हो। I have a parallel series going for 11th class also, so there also I have explained basis of accounting in detail। तो आप वहां भी जाके आउटस्टैंडिंग और प्री पेमेंट्स की जानकारी ले सकते हो। सो नाउ सेकेंड रूल क्या हो गया, चेंज द बेस चेंज करना है कैश से एक्रूवल में। सिर्फ एक लाइन से हमारे सारे फॉर्मूले आ जाते हैं कि बेस चेंज कर दो। बेस चेंज का मतलब है सब जगह जहां भी ये अमाउंट्स जाएंगे, चाहे वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएं चाहे बैलेंस शीट में जाएं, इनका बेस चेंज करना पड़ेगा। सो इवन अगर आप ये बुक्स खरीद रहे हो और अगर बुक्स के नीचे भी यहाँ कोई क्रेडिटर फॉर बुक्स है, तो जब बुक्स लिखोगे तो परचेज लिखोगे। स्टार्टिंग पॉइंट है पेमेंट, पर पेमेंट को परचेज में कन्वर्ट करना होता है, एक्सपेंसेस पेड को एक्सपेंस ऑफ द ईयर में कन्वर्ट करना होता है, सिमिलरली एक्सपेंसेस। सो 2 रूल्स, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन कौन सी इसमें आनी है, कौन सी दूसरे पार्ट में जानी है। नंबर 2, अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन, ये है बेस कैश, यहां जाएगा एक्रूवल। सो अमाउंट ऑफ करंट ईयर शुड गो। अब कैसे लिखेंगे, लेट अस स्टार्ट। अब सब्सक्रिप्शन है हमारे पास, सो बाय स्टार्ट कर देते हैं 1 by 1। सो हमने इनकम साइड पकड़ ली पहले, बाय सब्सक्रिप्शन। सो करेंट ईयर की रिसीव्ड है 10 लाख। अब इस केस में क्या है, जब हम इनकम ऑफ द ईयर कैलकुलेट करते हैं सो हमें एडजस्ट करने हैं अमाउंट्स। अब हमें ये पता है कि इनकम ऑफ द ईयर है टोटल 50 मेंबर्स ईच पेइंग 25,000। सो 50 मेंबर्स पेइंग 25,000, सो 12,50,000। अगर हमें रेट दे रखा हो इनकम इजीली कैलकुलेट हो जाती है, लेकिन
अब इसका मतलब ये भी हो गया कि हमें आउटस्टैंडिंग और प्री पेमेंट्स सॉल्व करनी है. सो सब्सक्रिप्शन इनकम ऑफ करेंट ईयर, 50 members, each paying 25,000. So 12,50,000 is your income. Now we are to find out outstandings or advances. So just check how much amount is received. Subscription received for current year is 10 lakh. Okay. Now this implies 2,50,000 is not received. Now why will we not be receiving? हम क्यों नहीं रिसीव कर पा रहे कोई पैसा? अगर हमारी कोई इस ईयर की इनकम है तो वो हमें क्यों नहीं मिलेगी? क्या रीजन हो सकता है? दो रीजन होते हैं. एक तो वो एडवांस में हो सकता है किसी ने पहले ही एडवांस दे रखा है. सो आर वी गिवन एनी एडवांस? एडवांस तो दिया नहीं है यहाँ. और दूसरा रीजन क्या होता है? ये आउटस्टैंडिंग है. तो इसको हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर. अब ये याद रखो, ये सिर्फ करेंट ईयर के अमाउंट है, तो ये करेंट ईयर का ही आएगा कैलकुलेट करके. और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर कितनी हो जाएगी? करेंट ईयर की आपको नहीं मिली 2,50,000, और लास्ट ईयर का भी रिलेट किया था हमने अमाउंट जब स्टडी कर रहे थे. 3 लाख आउटस्टैंडिंग था, मिला 250 है. इसका मतलब लास्ट ईयर का 50,000 नहीं मिला. ओके. सो हमारा टोटल आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना हो गया? 3 लाख. सो ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट में जाता है, इनकम यहाँ आती है. सो इनकम कैलकुलेट हो गई. नेक्स्ट इज सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट. सो बाय सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट, नाउ 4 लाख. सो कोई एडजस्टमेंट दे रखी है? नहीं. सो ये 4 लाख सीधे आ जाएगा. इसको इजी करने का तरीका ये होता है कि जो भी एडजस्टमेंट्स हैं वो नोट कर लो. जैसे सैलरीज के साथ नंबर 2. ओके. अदर बैलेंसेस, सो प्राइज फंड के साथ नंबर 3, बुक्स नंबर 3, फर्नीचर नंबर 3. ये सारी 3 में है और डेप्रिसिएशन भी है. सो ये 4 हो जाएंगे. ओके. सो ये एडजस्टमेंट्स नोट कर लेते हैं. नेक्स्ट है रेंट फ्रॉम हॉल. अगेन कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी है. सो 7 लाख एज इट इज. बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर. सो सारी रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस आपने पिक कर लेनी है और यहां लिख देनी है. पिक कर ली. ये कैपिटल ट्रांजैक्शन है, बट कैपिटल के इंसिडेंटल पार्ट आते हैं. 1 लाख बुक वैल्यू को सेल कर दिया 120 पे. डेट नहीं दे रखी, डेप्रिसिएशन नहीं बता रखा, क्योंकि रेट फ्लैट रेट है 10%. सो अगर फ्लैट रेट होता है तो सेल पे डेप्रिसिएशन नहीं लेते हैं. सो हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर. सो सेलिंग प्राइस 120, बुक वैल्यू 1 लाख. सो कितना आ गया प्रॉफिट? 20,000. प्रॉफिट इसलिए क्योंकि आप ज्यादा पे बेच रहे हो. ये साइड कवर हो गई. यहां आ जाओ. पिकअप रेवेन्यू ट्रांजेक्शन्स ओनली. सो 2 सैलरीज, बट सैलरीज में क्या है? एडजस्टमेंट है. सो 14 लाख. लुक एट द एडजस्टमेंट. आउटस्टैंडिंग एट द एंड एंड आउटस्टैंडिंग in the beginning. So add outstanding at end 1 lakh less outstanding in beginning 1,50,000. So कितना आ गया? 13,50,000. ओके. जनरल एक्सपेंसेस. अब जिनके साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई टैग नहीं है, उनको एज इट इज लेते जाओ. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 2 लाख. सो ये एडजस्टमेंट नंबर लिखने से क्या है, हमें इजी हो जाती है वैल्यू. न्यूज़पेपर्स 4 लाख. सो बाकी सब कैपिटल है. अब ये फंड में चला जाएगा. इसका इंसिडेंटल चार्ज अगर है, अब देखो बुक्स में 6 लाख एंड 10 लाख क्लोजिंग बैलेंस है और बुक्स का परचेज है 5 लाख. सो ये बुक्स आपके डेप्रिसिएशन आ जाएगा. सो टू डेप्रिसिएशन किस किस पे आएगा? सारी फिक्स्ड एसेट्स पे.
बिल्डिंग 40 लाख की 38 लाख हो गई, दैट मीन्स 2 लाख। फर्नीचर 10 लाख है और फर्नीचर का 1 लाख बुक वैल्यू की सेल हो गई, राइट, और 10% फर्नीचर है। सो कितना फर्नीचर हमारे पास बचेगा? अगर आपने फर्नीचर 10 लाख का फर्नीचर है, सो वर्किंग नोट्स में जाएगा ये सेकेंड वर्किंग नोट। फर्नीचर बिगनिंग में है 10 लैक्स लेस सेल ऑफ फर्नीचर। अब क्या माइनस करोगे? 1 लाख या 1,20,000? ये बुक वैल्यू है तो बुक वैल्यू में से बुक वैल्यू माइनस होती है। सो 1 लाख माइनस किया, बाकी बच गया 9 लाख। कुछ परचेज नहीं है। सो अब डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? डेप्रिसिएशन इज फर्नीचर पे 10%। सो 10% ऑफ 9 लाख 8,10,000। सो फर्नीचर का डेप्रिसिएशन आ गया 90,000। सो फर्नीचर 90,000। नेक्स्ट है बुक्स। अब बुक्स का डेप्रिसिएशन कैसे सॉल्व होगा? ये बैलेंसिंग फिगर। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डिफरेंस ओपनिंग और क्लोजिंग में। सो ओपनिंग बैलेंस इन द बिगनिंग है 6 लाख। अब पहले ट्रांजैक्शंस नोट कर लो। प्लस परचेजेस, बुक्स की परचेज की आपने 5 लाख, टोटल हो गया 11 लाख। अब डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए। क्लोजिंग बैलेंस है 10 लाख। सो क्या लेस हुआ? 11 से अगर मुझे 10 लाख बैलेंस करना है तो मैंने कितना लेस किया? 1 लाख। सो ये आ गया बैलेंसिंग फिगर। यही चीज आप बुक्स अकाउंट बना के भी कर सकते हो। आपने 11th में अकाउंट्स बनाने सीखे थे। बैलेंस ब्रॉट डाउन 6 लाख, बैलेंस कैरी डाउन 10 लाख। पोस्ट ट्रांजैक्शंस तो परचेज हो रहा है 5 लाख। अब अकाउंट को बैलेंस करो, 11 लाख और 10 लाख। सो 1 लाख बैलेंसिंग फिगर कितना हो जाएगा? डेप्रिसिएशन। सो बैलेंसिंग फिगर हम स्टेटमेंट से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सो फर्नीचर का नंबर 2 वर्किंग नोट था, बुक्स का वर्किंग नोट है नंबर 3। ओके, इसके अलावा और कोई फिक्स्ड एसेट हमें दे रखी है? नहीं। सो आ गया 3,90,000। अब आपको इसे सरप्लस और डेफिसिट सॉल्व करना है इससे। सो जस्ट टोटल अप द अमाउंट्स। सो व्हाट डू यू हैव हियर? आई एम ब्रिंगिंग इट हियर। ओके, सो कितना आ गया तुम्हारे पास अब इसमें? ये ओके, इट सीम्स दैट दिस साइड इज गोइंग टू बी मोर। लेट अस चेक। सो इफ आई टोटल अप, तो ये मैं रफ में करूंगी, इसका टोटल किया, क्रेडिट साइड का टोटल 24,70,000। अब डेबिट साइड का टोटल करो। Okay, so our debit side is more and credit side is less. So the difference will be coming on this side. So by deficit, which is transferred to capital fund. ये डेफिसिट कैपिटल फंड में जाता है। सो कितना डिफरेंस आ गया? डिफरेंस सॉल्व कर लिया 1,70,000। सो अब टोटल हो गए 26,40,000, 26,40,000। सो ये आ गए हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो क्या रूल फॉलो किया? नंबर 1, ओनली रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस। सो सारी रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस मार्क करके पिक करनी है। इंसिडेंटल ट्रांजैक्शंस आएंगी, डेप्रिसिएशन आएगा, प्रॉफिट और लॉस आएगा, लेकिन कैपिटल ट्रांजैक्शंस नहीं आएंगी। उसके बाद दूसरा रूल क्या है? अमाउंट्स, दैट इज चेंज द बेस। सो जो भी अमाउंट यहां से इधर जाएगा, बेस चेंज कर दोगे। दैट इज आउटस्टैंडिंग और प्री पेमेंट्स की एडजस्टमेंट्स। सो इनके पॉइंट्स नोट कर लो सो दैट यू नो कि कहां से अमाउंट एडजस्ट होंगे। अब जिसमें एडजस्टमेंट नहीं है, बार बार इसे रीड नहीं करना, डायरेक्ट लिख दो। Okay, so this is how we prepare income and expenditure account. Now coming to the next part,
दैट इज बैलेंस शीट. सो अब बैलेंस शीट हमें जब बनानी होती है तो हम दो बैलेंस शीट्स बनाते हैं. वन इज एट द एंड ऑफ द करेंट ईयर और दूसरी हम बनाते हैं बिगनिंग की, टू फाइंड आउट कैपिटल फंड. So it is either on 2019 1st April और 31st of March 2020. So एक बार फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट. ओके अब कोई भी स्टेटमेंट बनानी है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है कैश. ओके सो जब बैलेंस शीट स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट करोगे कैश से. सबसे पहले जो हमें रिसेप्शन पेमेंट में कैश बैलेंस नजर आ रहा है उसे नोट कर लो. सो क्लोजिंग बैलेंस वी मेक इट टुगेदर. इससे क्या है, कोई भी अमाउंट मिस नहीं होता. लायबिलिटीज, बट ये जरूर याद रखो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ऊपर नीचे गलत नहीं हो जाना चाहिए. ओपनिंग बैलेंस शीट में सो कैश इन हैंड और एट बैंक जो भी गिवन है 3,50,000. क्लोजिंग बैलेंस ओके. सेकेंड थिंग इज राइट अप ऑल आउटस्टैंडिंग्स एंड प्री पेमेंट्स. सो जो भी इसमें सॉल्व किए थे, सब्सक्रिप्शन थी, यू हैड आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट होती है 3 लाख. यहां भी आएगी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. सो आपने पहले वर्किंग नोट में सॉल्व की थी. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो फर्स्ट वर्किंग नोट बनाया था 3 लाख. सो यहां आ गई 3 लाख. मार्क कर दो नंबर 1 वर्किंग नोट. ओके सो दैट योर एग्जामिनर नोज. नेक्स्ट इज सैलरीज. सैलरी आउटस्टैंडिंग्स थी, या यहां पे सारी एडजस्टमेंट देख लो, यहां सब लिखा होता है. सो सैलरी कितनी थी, एंड की थी. आउटस्टैंडिंग सैलरी इज अ लायबिलिटी. So it is 1 lakh at the end and 1,50,000 in the beginning. Okay. Now what else is given? Next we are given balances. All right. So just start with these. Building 40 lakhs. Furniture 10 lakh. Books 6 lakh. Same here. Building 38 lakhs. Furniture. Now furniture balance we have calculated through working notes. 8 lakh 10,000. Second working note. So second working note. Furniture. Just give the note so that your examiner can check easily. Books. Again for books balance is given, so we can directly take it. Books. Next balance is given. Prize fund 5 lakh. So prize fund opening balance in opening balance sheet. Closing balance. So we are given balance 5 lakh. Write up all its transactions. So we had one transaction 1 lakh rupees of prices distributed. Expenses out of fund 1 lakh. So 4 lakh. So we have to put up all the amounts one by one as it is. Okay. Now we have written all the amounts. Now comes the balancing part. So at first we will be closing this balance sheet to find out capital fund, because we need capital fund to complete closing balance sheet. So that gives you this side total. So this is going to be balancing figure 56,50,000. All right. So now come here. We will write up capital fund 56,50,000. Add surplus, deduct deficit. So we got a case of deficit 1,70,000. So deduct it.
All right. So what we get is 54,30,000, and we had advance subscription also. Herein we considered this was outstanding, this was prepaid, so this should also be noted down. So remember, when you close it, whatever hasn't gone into income and expenditure should be covered here. So we covered books, we covered expenses, balance, we covered this also. We forgot this. We haven't taken it anywhere. This is advanced subscription, so it will come here. This has also been taken in the balance sheet. So we will now close the balance sheet and verify whether our answer is correct or not. So you get 61,30,000 total of this side, and here also. All right. So this is how we compile final accounts of NPO. Remember, it is based on two rules. Nothing less, nothing more. Number one, revenue transactions will go here. Capital transactions will go in balance sheet. Okay. Number two, this account is prepared on cash basis, but these accounts are done on accrual basis. So whatever transaction is transferred from receipts and payment to income and expenditure or to balance sheet, change the base. And to change the base, we adjust outstandings and prepayments. And finally, these capital transactions, when they go in the balance sheet, their incidental amounts, profit or loss, depreciation or expenses which we could not meet, they will come here in this account. Finally, close this and then you prepare the balance sheets. In the balance sheet also it is very easy. Start with the cash balances, then record all the amounts given here. Outstandings, prepayments, then take up fixed assets, investments, calculate capital fund here, and then you complete the closing balance sheet. So this is how we solve a full-fledged question. Thank you.